हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, होल स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज के सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे एमएड पुलिस परीक्षा का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट छठवां। इसके पहले जो है आपको जो है 5 प्रैक्टिस सेटों को प्रोवाइड करा दिया गया है सामान्य हिंदी से संबंधित। यदि आपने उन सभी 5 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में सामान्य हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है। आप जाकर के इन पाँचों प्रैक्टिस सेटों को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को शामिल किया जाता है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग जो है हर प्रश्न को शामिल किया जाता है अति संभावित क्वेश्चन के रूप में। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जैसा कि मैं डेली कहता हूँ। तो इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। आई होप पेज सबको दिखाई दे रहा होगा, क्लियरिटी होगी, और यदि नहीं होगी तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है। उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और डी रूपक। तो दोस्तों, आप कुछ देख पा रहे हैं? जी हाँ, आप सही देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो सारंग है, सारंग शब्द की पुनरावृत्ति हुई है बार बार। और यहाँ पे जो सारंग दिया गया है, जो 5 सारंग आपको दिख रहे हैं, इन पांचों सारंग के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि एक शब्द का जब 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? गुड, यमक अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? यमक अलंकार होता है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। आइए देखते हैं सारंग है उसका सारंग का अर्थ क्या है। देखिए, जो पहला सारंग दिया गया है इसका अर्थ है दीपक। और दूसरे सारंग का अर्थ क्या है दोस्तों? दूसरा जो सारंग है उसका अर्थ है स्त्री। और जो तीसरा सारंग दिया गया है और चौथा सारंग, ये जो तीसरा और चौथा सारंग दिया गया है इसका अर्थ होता है आंचल। और जो पांचवा सारंग दिया गया है इस पंक्ति में, उसका अर्थ दिया गया है होगा हवा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहा है सारंग का। तो यहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार होगा। आई होप इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कहलाता है दोहा, सोरठा, रोला और डी दिया गया है चौपाई। तो दोस्तों, 16 मात्राएं आप गेस कर लिए होंगे किस में होता है। विकल्प आपका डी सही उत्तर है, चौपाई। जिस छंद में 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो वह कहलाती है चौपाई। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण और डी दिया गया है एक अलंकार। तो दोस्तों, जो एक अमरस है, यह अमरस क्या है? एक संचारी भाव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अमरस जो है एक संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। दिया गया है कि सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी और डी दिया गया है चिदंबरा। तो दोस्तों, आपका उत्तर सही है। विकल्प आप डी चिदंबरा के लिए जो है सुमित्रानंदन पंत को सन 1968, याद रखेंगे, सन को याद रखेंगे, सन 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बनता है कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो है हिंदी के सबसे पहले कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया था। तो आप इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। रेखा चित्र, नाटक, यात्रा वृतांत और डी दिया गया है दोस्तों उपन्यास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रेखा चित्र है। क्या दोस्तों? माटी की मूर्तें जो है एक साहित्यिक विधा पूछा जा रहा है, तो माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। और माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। मूर्ति पूजा विरोध का, जाति प्रथा खंडन का, स्त्री पुरुष की समानता का और डी दिया गया हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया गया, किसका उपदेश नहीं दिया है? तो इन्होंने नहीं दिया है स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश जो है कबीर ने नहीं दिया है। और जबकि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया,
जाति प्रथा का खंडन किया और हिंदू मुस्लिम पाखंड के भी खंडन कबीर जी ने किया। तो इतनी बातें याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन और डी दिया गया है तितली। तो बहुत ये प्रसिद्ध प्रश्न है, आपको पता होगा इसका आंसर, मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों इसका विकल्प जो है आपका ए सही उत्तर है, परीक्षा गुरु। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो परीक्षा गुरु है इसके रचनाकार जो है लाल श्रीनिवास जी। याद रखिएगा, लाल श्रीनिवास जी जो है इसकी रचना की है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु कौन सी विधा है? एक उपन्यास है, याद रखिएगा। और पब्लिश कब हुआ था? 1882 ईस्वी में जो है यह पब्लिश हुआ था। आइए बात करते हैं जो विकल्प बी दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ किसका है? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास है। बात करेंगे विकल्प सी की, गबन की, तो गबन भी क्या है? एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। और बात करेंगे विकल्प डी की, और तितली क्या है दोस्तों? तितली जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। याद रखेंगे दोस्तों इतनी बातें इस क्वेश्चन से। आगे की तरफ हम देखेंगे क्या है। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का 2019 का एग्जाम हुआ था एमएड एंट्रेंस एग्जाम का, इस तो ये पूछा था। देखिएगा दिया गया था कि भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। तो दोस्तों अनुवाद करने के लिए आपको आएगा एक क्वेश्चन, आप इसको रख लीजिएगा अनुवाद करने के लिए। तो दोस्तों भावयुक्त शब्द अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवर ज्वाइड, इसमें पूछा गया है कि हिंदी इसका ट्रांसलेट करना है। तो देखिए मैं उल्लासित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया और मेरी खुशी ज्यादा थी। तो दोस्तों जो आई वॉज ओवर ज्वाइड का मतलब होता है मेरा दिल बाग बाग हो गया। विकल्प इसका सी सही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 और 15 सितंबर 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। इसलिए जो है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, ब्राचंड और डी दिया गया है अर्धमागधी। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से? जी हाँ, विकल्प आपका बी सही उत्तर है, सौरसेनी से। किससे दोस्तों? सौरसेनी से जो है इसका विकास हुआ है। आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति और डी दिया गया है संपन्नता की स्थिति। इंटरेस्टिंग लग रहा है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अलगाव की स्थिति का होना क्या होता है? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना और आंखें चुराना। तो दोस्तों जो कट जाना मुहावरे का अर्थ होगा शर्मिंदा होना होगा। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। क्या होगा? शर्मिंदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे बंश से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान, कर्म कारक और डी दिया गया है करण कारक। तो याद रखिएगा यहाँ पे से विभक्ति दी गई है और से और के द्वारा की विभक्ति किसके लिए यूज होती है? करण कारक के लिए। जी हाँ दोस्तों, विकल्प आपका डी सही उत्तर है। क्या है? डी सही उत्तर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, शमशान, शमशान और डी दिया गया है शमशान। तो शुद्ध वर्तनी बताइए क्या होगा? शमशान कैसे लिखा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपका उत्तर सही आ रहा है। शमशान क्या होगा दोस्तों? शमशान। याद रखेंगे ये शमशान जो है आपका सही उत्तर है। विकल्प आप सी देख पा रहे हैं, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक और डी दिया गया है प्राण। तो दोस्तों पूछा जा रहा है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो विकल्प आपका डी सही उत्तर है, प्राण। प्राण जो है आपका हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। और इसके अलावा मैं कुछ और शब्दों को बता देता हूं जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों प्राण के अलावा जो है लोग, सुनिएगा ध्यान से, दर्शन, आंसू, दाम,
अच्छत, ये जो शब्द हैं हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, रिपीट करिएगा। तो 3-4 शब्द हैं जिसको मैंने अभी बताया, तो उसको जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है परागत, तथागत, क्रमागत और डी है अन्वय यागत। तो दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले लिए के शब्द, एक शब्द क्या होगा, वह है अन्वय यागत। क्या होगा दोस्तों, अन्वय यागत जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने वाले के लिए एक शब्द होता है। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अच्युत, अटूट, अटल और डी दिया गया है अदेय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए अच्युत होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए क्या होता है, अच्युत कहा जाता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूछा गया है कि कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, मृदुलता और डी दिया गया है आर्तव। तो दोस्तों कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, विकल्प बी आर्जव शब्द जो है कौटिल्य का विलोम शब्द होता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है नदी, व्याघ्र, सरिता और डी दिया गया है शेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी शेर का। नाहर के लिए जो समुचित पर्यायवाची शब्द है शेर का है, और शेर के जो है ये नाहर पर्यायवाची शब्द है। आइए कुछ और शब्दों को जानते हैं जो शेर के पर्यायवाची है। सिंह, केसरी, मृगेंद्र और वनराज, ये जो होते हैं शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीरा जोर से हंसी, एक यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और जो होता है विकल्प डी दिया गया है सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए अकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कर्म क्या विलोप है, और इसका जो है जोर से हंसना सीधे जो है आपका सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्मेख किस प्रकार का एक शब्द है, आगत, तद्भव, तत्सम और डी दिया गया है देशज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, उन्मेख का जो शब्द है वह उन्मेख शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। यदि हम तत्सम की बात करेंगे तो होगा उन्मेष। क्या होगा दोस्तों, उन्मेष होता है। तो याद रखेंगे उन्मेष का तद्भव होता है उन्मेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, एरा, रा, आ, ईरा। लुटेरा, एरा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। यानी आप जैसा कि बोलिएगा इसको आप समझ में आ जाएंगे। देखिए प्रत्यय को जो है एक दो बार बोलेंगे तो उसकी उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, एरा होता है। विकल्प ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, नील गगन, त्रिफला, पतझड़ और डी दिया गया है शहर, गांव, शहर। कर्मधारय समास पूछा जा रहा है क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, नील गगन। नील गगन क्या है, एक कर्मधारय समास शब्द है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समास बताइए, भर पेट कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और डी दिया गया है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों भर पेट का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो पेट भर होगा। क्या होगा दोस्तों, तो इस तरह से हम देखेंगे तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अव्ययी भाव समास है भर पेट शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कंप्लीट हो गया 25 क्वेश्चन, और आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। ये सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। तो सच्छास्त्र का समुचित यानी सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो सच धन शास्त्र, सतधन शास्त्र और डी सी दिया गया है सतधन शास्त्र और डी दिया गया है सच-धन शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी सतधन शास्त्र जो है सच्छास्त्र का संधि विच्छेद है। और कौन सी संधि है दोस्तों, पूछ दे कि सच्छास्त्र कौन सी संधि है तो आप संधि विच्छेद करेंगे तो पता चल जाएगा, और वैसे भी पता
जान जाइएगा कि यह जो है व्यंजन संधि है। क्या है दोस्तों? व्यंजन संधि है शास्त्र। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।